हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय यही है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। लेकिन 2025 के लिए, 2026 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मतलब होगा कि आप अपनी तैयारी से शुरुआत में इस चीज़ पर वर्क कर लें। आशा करते हैं 2025 वाले जो लोग हैं उन्होंने इस पर काम किया होगा। 2026 वाले लोग भी इस पे काम कर चुके होंगे। मतलब सार ये है कि जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है उनके पास में उनका अपना एक बेस्ट टाइम टेबल होगा। यदि अगर नहीं है तो मैं इस विषय में कुछ सहायता कर सकता हूं आपकी, तो उस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको ओरली बता देता हूं और आप इसको कंसंट्रेट होकर के सुनने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। देखिए, कुछ भी चीज़ मैं आगे बताऊंगा उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे वो टाइम टेबल एक मतलब एक मानवीय टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले तो आपसे आपको यही मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग जब आप बनाइए टाइम टेबल तो ये सोच करके बनाइए कि एक ह्यूमन को इसको फॉलो करना है, किसी रोबोट को फॉलो नहीं करना है। तो ऐसा कड़ा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ स्टाइल को मैच ना करता हो या उसे स्पॉइल करने के लिए तैयार हो। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनना है। टाइम टेबल में 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि देखिए, अगर आप बगैर टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, जब मर्जी आ रही तब पढ़ ले रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि टाइम टेबल से काम नहीं चलता। तो देखिए, टाइम टेबल तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से अनुशासन आता है और अनुशासन यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने की पहली मांग है। तो टाइम टेबल तो होना चाहिए, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अमानवीय हो या फिर कोई ये सोचता हो कि जब मर्जी हो तब पढ़ लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है पर ऐसा कैसे संभव है। फिर जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें तैयारी ऑलमोस्ट एक दिन में कितनी होनी चाहिए। अगर आप 1-1.5 साल तक का लंबा प्लान लेके चलते हैं, जो कि चलना भी चाहिए, तो 1-1.5 साल में जो आपकी तैयारी हो रही है प्रतिदिन तकरीबन ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर से वो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो जो केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब वगैरह में नहीं है, उनको कम से कम 10 घंटे का समय निकाल लेना चाहिए। 8 से 10 घंटे का समय निकालते हैं तो ठीक है मेरे हिसाब से। रीज़न बिहाइंड कि कभी आप 10 घंटे पढ़ रहे होगे, कभी 9 घंटे पढ़ रहे होगे, कभी बीच में नहीं पढ़ोगे, एक आध दिन कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा या फिर मन नहीं होगा उस दिन पढ़ने का या फिर कुछ दूसरे प्लानिंग्स होंगे, तो ऑन एन एवरेज जो आपका निकलना चाहिए एक मंथ का, मेरे हिसाब से वो तकरीबन 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। फिर तो एक तो ये हो गया कि जब आप टाइम टेबल बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने 8-10 घंटे का टाइम टेबल फ्रेम किया हो। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसे 2-3 सेक्शंस में डिवाइड करके ज़रूर रखें कि आप जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें किस समय क्या पढ़ना है। उसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। जैसे आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए अपने टाइम टेबल में जगह रखें, लेकिन कितनी रखें, टाइम टेबल में कितना हमें समय देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कि 1 से 1.5 घंटा या दिन भर के बीच में 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं तो ये सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के सोर्सेज में आप इंक्लूडिंग योर सोर्स, ये 1 घंटा जो है आपके सोर्स के इंक्लूड करते हुए, अगर डेली बेसिस पे 1-3 साल तक का समय जा रहा है, 1-1.5 साल तक का समय जा रहा है, तो ये ठीक है मेरे ख्याल से। डेली 1-1.5 घंटे आप दे रहे हैं करंट अफेयर्स पर। मतलब एक सोर्स आप देख लीजिए कोई, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस देखते हो या द हिंदू देखते हो या फिर किसी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को देखते हो या किसी मैगजीन को फॉलो करते हो, वटेवर जो भी करते हैं आप, लेकिन उसमें कंटिन्यूअसली मेरे हिसाब से डेली न्यूज़पेपर अगर आप थोड़ा देख रहे हैं और किसी एक प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और 1 घंटे में वो समअप हो जा रहा है या मैक्सिमम 1.5 घंटे में या बहुत अधिक तो 2 घंटे में अगर हो जा रहा है समअप, तो इट्स सो फॉर सो गुड। उसके बाद आपका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में 2 तरीके की स्टडी का प्लान बनाना होना चाहिए। एक कि हमको नया जो आप पढ़ रहे हैं, मतलब जो आप अपनी स्टडी में गेन कर रहे हैं, जो टॉपिक्स गेन कर रहे हैं, वो टॉपिक गेन करने का समय आपके पास में होना चाहिए। मतलब आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें आप नया पढ़ोगे। नया पढ़ना एक सिरे से, जो आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, तो उस तरीके से नया सीखने वाला जो काम है वो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे होना चाहिए। 4 से 5 घंटे तो मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप 1.5 घंटे उधर पढ़ रहे हैं, 2 घंटे उधर पढ़ रहे हैं और 4 घंटे इधर पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे तो आपके करंट अफेयर्स रोज नया ही होता है और आपके 4 घंटे इधर से निकल रहे हैं, 5 घंटे इधर से निकल रहे हैं नया पढ़ने के लिए। तो 5-2-7 यानी 6 से 7 घंटे का समय आपका नया पढ़ने वाला हो गया। लेकिन अब जो आपने नया पढ़ा है, एकदम कोई विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार में पढ़ेगा और वो उसे हमेशा के लिए याद रहेगा।
कुछ लोग बिरले होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं इस चीज़ पर कि सब लोग ऐसे नहीं होते। तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारे लोगों के शेड्यूलिंग में यही दिक्कत है कि वो रिवीजन किसी एक विशेष दिन रखते हैं या फिर एग्जाम से पहले सोचते हैं कि हम रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है, रिवीजन भी आपका डेली बेसिस पर होना चाहिए। तो आपने जो 7 घंटे पढ़ा है आज, 5-2-7 घंटे पढ़ा है आपने करंट अफेयर्स और अपने टॉपिक को लेकर के, अगर शाम को कंक्लूड करते समय अगर उसका एक 15-20 मिनट आधे घंटे में खटाखट रिवीजन हो जाएगा, तो वो रिवीजन अगर हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने शेड्यूल में आधे घंटे का समय, दिन भर के बीच में आधे घंटे का समय रिवीजन का आप ज़रूर रखिए। तो ये रिवीजन की बात हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि भाई ठीक है, आपने 6-7 घंटे इस तरीके से बिताने हैं रोज़, 5-6 घंटे बिताने हैं रोज़, हैंड रिटन नोट्स आपके होंगे, वो भी होगा, वो आप कर रहे होंगे, लेकिन आपको डेली बेसिस पर मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए। आंसर राइटिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग शुरुआत में ना करें, लेकिन राइटिंग जरूर शुरुआत में करें। तो कम से कम आधा से पौन घंटा या 1 घंटा आपके लेखन पर जरूर जाना चाहिए। कुछ भी लिख रहे हो, आपने जो पढ़ा है वो लिख रहे हैं या किसी टॉपिक को लिख रहे हैं, या आप मतलब आपका लेखन होना चाहिए जिसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी स्पीड कैसी है, आप चीज़ों की जो लिखने की शैली है वो डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना लिख पा रहे हैं आप। तो लेखन की प्रैक्टिस के लिए भी 1 घंटे का समय निकाल के रखिए। तो 7 और 1 8 घंटे तो यही हो गए। तो 7 से 8 घंटे का तो शेड्यूल हो गया, जिसको 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, मेन जो स्टडी है वो करना, और आपका आंसर राइटिंग करना या लेखन करना, आप राइटिंग केवल कैसे कह सकते हैं। और चौथा भी पोर्शन है इसमें, रिवीजन। इन 4 पोर्शंस को लेकर के आप 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए। अब वही है कि किसी के लिए लेखन 1 घंटे का होगा, किसी के लिए करंट अफेयर्स 2 घंटे का होगा, किसी के लिए आधे घंटे का होगा, कोई 4 घंटे में पढ़ रहा है तो कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे में नया पढ़ रहा है। ये कितना है, किसकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब ये डेली का शेड्यूल इस तरीके से रहेगा, लेकिन डेली के शेड्यूल के साथ साथ क्योंकि आपको साल भर चलना है, तो साल भर उसमें कुछ वेरिएशंस भी होने चाहिए। वेरिएशंस जैसे कि आपने कोई एक दिन रखना होगा कि आज हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया पढ़ने जैसी चीज़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन जो आपने महीने में जो पूरा पढ़ा है उसके बेसिस पे हो, या वीकली आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हो। जो मेरे से पेड बैच पढ़ते हैं उनको मैं बताता हूँ RRR फॉर्मूला, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। फर्स्ट R मीन्स डेली रिवीजन, सेकेंड R मीन्स वीकली रिवीजन, थर्ड R मीन्स मंथली रिवीजन। तो RRR, रिवीजन 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 जरूर करना है। इसको आप पूरे साल भर, 1.5 साल तक फॉलो कीजिए, जब तक कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में जो पहले मंथ में पढ़ा होगा वो 4 महीने बाद आप भूलने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको एक गैप रखना होगा कि 2-3 महीने में एक बार ऐसा हो कि हमें पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसकी आप जांच कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वो वाला समय आपके पास में निकल करके आ रहा हो। ठीक है, तो वो रिवीजन का पोर्शन आपके पास में होना चाहिए। तो अपना जब आप टाइम टेबल बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं, इतना साइंटिफिक ज़रूर रखें कि इसमें रिवीजन का भी समय आ जाए, इसमें लेखन यानी कि राइटिंग का भी समय आ जाए, इसमें जो है आपका न्यू जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी समय आ जाए, और मंथली, वीकली और डेली ये रिवीजन के सेक्शंस भी आपके निकल रहे हों। इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। अगर आप इतना फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इट्स सो फॉर सो गुड। और इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं अपने लर्निंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। फिर से जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ शेड्यूल में ऐसी ना रखें जो अमानवीय हो। नहीं, सुबह 4 बजे ही उठना है, फिर नहाने धोने जाना है, ये सब फालतू की चीज़ें आपके शेड्यूल में नहीं ऐड होनी चाहिए। बहुत कंक्रीट शेड्यूल हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, और ऐसा शेड्यूल हो जिसमें अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई निकाल दें तो फिर भी आपके पास में 14 घंटे बच रहे हैं। उसमें सोने का समय भी है, घूमने फिरने का समय भी है। और हाँ, शेड्यूल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसमें सोशल होने का आपका स्कोप जो है वो ब्लॉक हो रहा हो कहीं, क्योंकि आप आगे सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और लोक सेवक बनने जा रहे हैं। लोक सेवक बन रहे हैं, लोक से ही 1.5 साल से दूर हैं अगर, यानी कि समाज से ही 1.5 साल से दूर हैं, तो आगे 1.5 साल बाद आप सेवक कैसे बनेंगे। तो अपने पूरे के पूरे जो आपका शेड्यूल है उसमें, उस शेड्यूल में हर हाल में आपको सोशल रहने वाला जो समय है वो निकालना है। घर में पार्टिसिपेट करना है, खेलते कूदते रहना है, पढ़ते लिखते रहना है। ठीक है, मस्ती के साथ तैयारी करनी है, प्रेशर को लेकर के, टेंशन को लेकर के तैयारी नहीं करनी। प्रेशर लीजिए लेकिन टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके से शेड्यूल बनाना है सोशल रहते हुए। और फिर अपने नींद का भी उसमें पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि नींद जो है वो आपको बहुत सारी
एक तो माइंड आपका कंसंट्रेट कराती है नींद, दूसरे आपको बहुत सारे रोगों से मुक्त रखती है। अगर आप नींद नहीं लेते हैं, आप सोचते हैं कि रात रात भर जाग जाग करके, दिन दिन भर मेहनत करके हम पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, तो बेसिकली आपका एक दिन पढ़ाई से मन उबने वाला है। तो उबाऊ नहीं होना चाहिए आपका जो शेड्यूल है वो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है आई होप कि कैसा जो है आपका शेड्यूल होना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है टाइम टेबल बनाने का, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। एक और चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, 8 जुलाई से शाम को 6 बजे नया बैच शुरू हो रहा है, न्यू सीजन बैच 2 है। इसमें आप एडमिशन करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 27,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सब कुछ इसमें अवेलेबल है। क्लासेस डेली बेसिस पे चलेंगी, रेगुलर बेसिस पे आपको क्रक्स अवेलेबल रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल रहेंगे, 18 किताबों का सेट आपके घर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, आंसर राइटिंग करने के लिए डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वीकली क्लास टेस्ट होंगे, मंथली क्लास टेस्ट होंगे, क्वार्टरली क्लास टेस्ट होंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स की अलग से तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए निःशुल्क हम आवासीय सुविधा आपको प्रदान करेंगे। प्रीलिम्स के समय में आपको 2-3 तरह के तकरीबन मतलब आप मान के चलिए कि रोज एक आपको टेस्ट देने को मिलेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलेगी, इंटरव्यू में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसकी क्लासेस मिलेंगी, आपको 2 मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें केवल 27,999 में मिलेगी, हाईली अफोर्डेबल है। 1-1.5 लाख रुपए आपको नहीं खर्च करना है, केवल 27,999 में आपका ये एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। हाँ, ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर आप ऑप्शनल भी लेंगे तो उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर लीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी इस बैच में जो शुरू होने वाला है 8 तारीख से शाम 6 बजे। ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।